हेलो गाइस, मैं कुमार गौरव ज्ञानी मिड क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं जितने भी प्रीवियस शिफ्ट हैं, जो भी आने वाले शिफ्ट हैं, दोनों को सिलसिलेवार तरीके से डील करूंगा। और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं, जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, वो 16 फरवरी 2021 शिफ्ट 1 में आए हुए क्वेश्चन है। तो मैं बिना किसी देरी के सीधे क्वेश्चन की ओर बढ़ना चाहता हूं। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो जो कि क्वेश्चन पूछा गया, बार्क ने किस ओल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर को 2018 में दुगनी क्षमता के साथ अपग्रेड करके दोबारा शुरू किया। देखिए, मैं पहले आंसर आपको बता दूंगा, बाद में इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं मैं आपको दूंगा, और जितनी भी मैं लाइनें लिखूंगा सभी एनटीपीसी में आए हुए हैं। ओके, तो बिना किसी देरी के मैं बढ़ता हूं सीधे क्वेश्चन की ओर। ओके, चलिए मैं बताता हूं। जो बार्क बार्क है, पहली बात तो ये कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अप्सरा। ओके, जो अप्सरा था, इसको 1956 यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया। ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया। भारत में इसका निर्माण किया गया ब्रिटेन की सहायता से। ओके, और 2009-10 में इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। इसको इस न्यूक्लियर रिएक्टर को बंद कर दिया गया। ओके, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि अप्सरा का निर्माण कब हुआ, 1956 में, किसकी सहायता से हुआ, ब्रिटेन की सहायता से हुआ, और इसको डिस्कार्ड किया गया है 2009-2010 में। ओके, और जो इस समय इसका वर्जन चल रहा है वो अप्सरा यू है। अप्सरा यू, और यू का मतलब होता है अपग्रेडेड। अपग्रेडेड। ओके, तो जो 2010 में इसको डिस्कार्ड कर दिया गया, और 2018 में इसका नया वर्जन लॉन्च हुआ, जो था अप्सरा अपग्रेडेड। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं अप्सरा यू। ओके, चलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं जो इसके रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ओके, तो बार्क बार्क सबसे पहले, अगर आप बार्क यहाँ पे देख रहे हैं, बार्क लिखा है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बार्क है क्या, कैसी संस्था है। तो बार्क की स्थापना जो हुई थी 1954 में हुई थी, और किसने की थी? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा। इनको भारत में न्यूक्लियर एनर्जी का जनक कहते हैं। किसका? न्यूक्लियर ऊर्जा का जनक कहते हैं। ओके, और बार्क के इस समय जो चेयरमैन है वो कौन है? अजीत कुमार मोहंती। ओके गाइस, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं विदाउट फर्दर एडो। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वान वान लोक नृत्य कहाँ का है। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बताता हूं। पहले ये है जम्मू एंड कश्मीर का लोक नृत्य, और जम्मू और कश्मीर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे गए एनटीपीसी में, मैं उसको सभी लोक नृत्य पहले बता देता हूं। पहला सबसे जो इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है जम्मू कश्मीर का, वो है राउफ। दूसरा है मांडजास मांडजास और तीसरा है हिकत। ये तीनों लोक नृत्य एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं, हो सकता है पेपर में रिपीट भी हो जाए। ओके, मैं कुछ जम्मू और कश्मीर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा रिलेटेड फैक्ट बता देता हूं। पहली बात, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है इस समय? मनोज सिन्हा। और पहले उपराज्यपाल कौन थे जम्मू और कश्मीर के? तो वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू। ओके, और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी कब बना, यानी केंद्र शासित प्रदेश कब बना, तो वो बना था 31 अक्टूबर 2019 को। ओके गाइस, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ, ये पूछा गया, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप पढ़े नहीं होंगे तो ये क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। इंडिया कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है? इसका आंसर होगा 7% कार्बन डाइऑक्साइड। जो इंडिया है, जो वर्ल्ड वाइड कार्बन
डाइऑक्साइड का इमिशन होता है उसका 7% कार्बन डाई इमिट करता है। और सबसे पहले नंबर पर चाइना है। चाइना जो वर्ल्ड वाइड कार्बन इमिशन होता है उसका 27% कार्बन इमिट करता है। अगर 100% टोटल अमाउंट है तो उसका 27% केवल चाइना इमिट करता है। और दूसरे नंबर पर है यूएस यानी अमेरिका, ये 15% कार्बन इमिट करता है। और तीसरे नंबर पर है भारत जो कि इंडिया, जो कि 7% कार्बन इमिट करता है। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा गया, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आया, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी क्या कहलाती है। देखिए मैं आपको इंग्लिश में इस क्वेश्चन को इंग्लिश में डील करता हूं क्योंकि ये इंग्लिश में आसान हो जाएगा। देखिए क्यों, देखिए ये है अपना सूर्य, सन, और यहां पर एक बार आएगी अपनी अर्थ और एक बार यहां आएगी, मान लीजिए यहां पे अर्थ, दोनों में शेप सेम होना चाहिए। चलिए मैं आपको शेप सेम मान लीजिएगा इसको, यहाँ पर अर्थ थोड़ा बड़ा बन गया, लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे जो अर्थ है और यहाँ पे सन, यहाँ पे अर्थ और यहाँ पे सन, ये कंडीशन दो है। यहाँ पे अर्थ सन से क्या है, नजदीक है यानी पास है, देखते रहिएगा बस, अभी आपको याद हो जाएगा सभी। यहाँ पर क्या है, दूर है। तो पास से ले लीजिए पी, पास मतलब पी, इंग्लिश में पी से प्रोनाउंसिएशन होगा, तो यहां से लिख दीजिए पेरीहीलियन, पेरीहीलियन। और दूरी अगर एक याद हो गया तो दूसरा टर्म आप अपने उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो दूसरा होता है जब दूर होता है तो उसको कहते हैं, जब दूर होता है तो एपीहीलियन कहते हैं। देखिए जब सन से अर्थ मैक्सिमम दूरी पर होगा तो उसको कहते हैं एपीहीलियन। जब सन से अर्थ पास होगा, पास से पी ले लीजिए तो पेरीहीलियन। ये कभी नहीं भूलेंगे आप, ये वाला तो टर्म कभी नहीं भूलेंगे। जब सन से अर्थ नजदीक होता है तो नजदीक के लिए पास हिंदी में बोलते ही हैं, तो पास से हो जाएगा पी, तो यहां से आ जाएगा पेरीहीलियन, और दूर के लिए एपीहीलियन। इसी तरह से आप देखिए एक इस यहां देखिए आप ध्यान से, ये है अर्थ और ये है मून, और यहां पे मान लीजिए ये है मून। ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ा अच्छे से दिखे इसलिए थोड़ा इरेज कर देता हूं यहाँ पे, और थोड़ा सा गाइस, हाँ अगर यहाँ पे है मून, ठीक है, यहाँ पे नजदीक है अर्थ से और यहाँ पे थोड़ा दूर है, ठीक है। तो नजदीक के लिए क्या वर्ड में बताया, पास, ध्यान से सुनिएगा यहां भी याद हो जाएगा पास। और पास के लिए क्या आ जाएगा, पी यानी पेरी, पेरी। और चूंकि मून है यहाँ पे, तो यहां इसके लिए जी लगता है। और यहाँ पे दूर है तो यहाँ पे सेम देखिए, ये एप आया था, यहाँ पे भी एप आएगा, ए पी। और उसके बाद हीलियन, हीलियन शब्द का उपयोग किसके लिए होता है, सन के लिए होता है। लेकिन अगर हमको चंद्रमा के लिए किसी शब्द का उपयोग करना है, वो इसका रूट वर्ड है, वो होता है जी, तो एपो जी। ठीक है गाइस, देखिए मैं इसको फिर से डील करता हूं। ये सन है, ये अर्थ है, ठीक है। तो सन और अर्थ जब पास में रहेंगे तो उसको पेरीहीलियन, जब सन और अर्थ दूर दूर रहेंगे तो इसको एपीहीलियन। उसी तरीके से यहां देखिए, जब मून और अर्थ जब पास रहेंगे तो इसको पेरी तो होगा ही, लेकिन चूंकि अब यहाँ पे मून है, यहाँ पे सन था तो इसका रूट वर्ड होता है हीलियन, और यहाँ पे मून है तो ये हो जाएगा जी, तो पेरी जी हो जाएगा। और यहाँ पे दूरी जब मैक्सिमम दूरी पर रहेगा तो ये हो जाएगा एपो जी। जी किसके लिए आ रहा है, ये आ रहा है मून के लिए। ओके, चलिए बिना किसी देरी के मैं अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करता हूं। होप कि आप लोग को समझ आ चुका होगा। चलिए ये क्वेश्चन पूछा गया कि भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य देश कब बना। इसका आंसर होगा 13 अक्टूबर 1945। देखिए इसकी मैं हिस्ट्री बता देता हूं, इसकी हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, एनटीपीसी में ही पूछा गया कि भारत ने यूएन चार्टर एक्ट पे कब साइन किया, तो उसका आंसर हो जाएगा 26 जून 1945। और यूएन चार्टर एक्ट पर कितने देशों का हस्ताक्षर था, जब पहली बार साइन हुआ तो इस पर 50 देशों का हस्ताक्षर था, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। और बाद में जो पोलैंड है इसने 15 अक्टूबर 1945 को साइन किया। तो जब
30 अक्टूबर 1945 को अगर आप देखा जाए तो कितने सदस्य देश हो गए? 50 देश। तो 26 जून 1945 को ही साइन कर चुके थे और लास्ट में पोलैंड ने साइन किया। तो 30 अक्टूबर 1945 तक यूएन में कितने सदस्य देश बन चुके थे? 51। और लास्ट में कौन सा जुड़ा था, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि यूएन में सबसे लास्ट में जब 30 अक्टूबर 1945 को लास्ट में कौन जुड़ा था? वो था पोलैंड। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, लिटरेसी मिशन अथुल्यम। देखिए ये जो अथुल्यम है ना, ये केरला का मलयालम भाषा में शब्द है अथुल्यम। तो अथुल्यम क्या था कि ये एक केरल सरकार की मुहिम थी। इसमें स्टेट, जितने भी स्टेट हैं उनको लिटरेसी वाइज उनको नंबरिंग दी गई कि कौन सा सबसे ज्यादा लिटरेट है, कौन सा सबसे ज्यादा साक्षर राज्य है। तो लिटरेसी मिशन अथुल्यम में सबसे ज्यादा साक्षर देश बना, सबसे ज्यादा साक्षर राज्य कौन बना? केरल। ओके, अगर जनगणना के हिसाब से, ये तो अथुल्यम के हिसाब से है। अगर जनगणना के हिसाब, जो जनगणना हुई 2011 में, तो उसमें सबसे ज्यादा साक्षर राज्य कौन था? वो भी केरल था। और सबसे कम साक्षर राज्य कौन था? वो था बिहार। ओके, चलिए मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूं केरल से। देखिए केरल से क्वेश्चन पूछा गया, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ओके, कहां पे है? तो ये है केरल में। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि इलायची की पहाड़ियां, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। एनटीपीसी में पूछा गया कहां पे है? ये भी कहां है? केरल। और केरल से एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया कि मोनाजाइट बालू कहां पाई जाती है? बालू कहां पाई जाती है? इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? केरल। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन है, चोल वंश के राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर कौन सा है? ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर। ओके गाइस, और इससे रिलेटेड में सब, और इसका निर्माण किसने कराया था? राज प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। किसका? बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर का। अब देखिए इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं मैं आपको बता देता हूं, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, देखिए पहली तो ये क्वेश्चन पूछा गया, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है कि जो दक्षिण भारत में जो मंदिरों की शैली होती है, मतलब जिस शैली में मंदिरों का निर्माण होता है, वो कौन सी शैली है? पहली बात हो जाएगी वो द्रविड़ शैली है। द्रविड़ शैली। ओके, और तमिलनाडु से एक और क्वेश्चन पूछा गया कि जो आप जानते हैं कि जो बुल फाइटिंग होती है, जो सांड का एक, आप लोगों ने देखा होगा कि जल्लीकट्टू, इसमें सांड की लड़ाई होती, कट्टू। ओके, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, मैं इसको करेक्ट कर देता हूं। ये हो जाएगा जल्लीकट्टू। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें सांड को लड़ाया जाता है, ये एक तरह का खेल होता है जिस पर पहले बैन हुआ था। तो जल्लीकट्टू ये कहाँ का खेल है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। और तमिलनाडु से दो क्वेश्चन और आए थे कि जो तमिलनाडु का न्यू ईयर होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पुथांडू। जैसे हम लोग के यहाँ बैसाखी होती है ना, उसी तरह से पुथांडू ये तमिलनाडु का न्यू ईयर होता है, तमिलनाडु का नववर्ष होता है पुथांडू। ओके गाइस, और एक और क्वेश्चन पूछा गया, पोंगल त्योहार कहां मनाया जाता है? तो उसका भी आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए बिना किसी देरी के से हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? तो ये क्वेश्चन तो सभी लोग जानते होंगे कि ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? बोध गया। देखिए इनका बचपन का क्या नाम था महात्मा बुद्ध का? सिद्धार्थ। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही इनका नाम बुद्ध पड़ा, ये भी याद रखिएगा। और ज्ञान प्राप्ति कहां हुई? बोध गया में।
ओके गाइस, चलिए यहां से जितने रिलेटेड क्वेश्चन आए मैं बता देता हूं। पहला क्वेश्चन आया था कि सारनाथ में जो इनको जो सारनाथ है वहां पे महात्मा बुद्ध को किस चीज की प्राप्ति हुई थी? किसी चीज की प्राप्ति नहीं हुई थी। यहां पर उन्होंने पहला प्रथम उपदेश दिया था। ओके, प्रथम उपदेश दिया था। और इस जो ये उपदेश दिया था इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। धर्मचक्र परिवर्तन। और महात्मा बुद्ध का निर्वाण यानी जो मृत्यु हुई थी वो कहां हुई थी? तो निर्वाण जो हुआ था उसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और ये महापरिनिर्वाण कहां हुआ था? कुशीनगर। कुशीनगर पड़ता है यूपी में दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। जितना क्वेश्चन में मेरे को लगता है कि एनटीपीसी के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है मैं बताता जा रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया 10 वर्ष के एक बच्चे ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ ईयर वर्ल्ड जीता है, उसका क्या नाम है? ओके, तो इसका उसका उस लड़के का क्या नाम था? अर्शदीप सिंह। क्या नाम था दोस्तों? उस लड़के का क्या नाम था? अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह। ओके गाइस, मतलब ये क्वेश्चन था कि 2018 में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड किस बच्चे को दिया गया? ये तो हो गया इसका आंसर। 2018 का ये करंट पूछ दिया गया, अर्शदीप सिंह को दिया गया। अगर 2020 का पूछ ले, अगर आपसे 2020 का पूछ ले कि 2020 में यही वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर किसको दिया गया, तो वो था ऐश्वर्या, लड़की थी एक ऐश्वर्या श्रीधर। ओके गाइस, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन है 59वां नहीं 69th संविधान संशोधन किससे संबंधित है? चलिए इसके बारे में मैं पूरी आपकी जानकारी दे देता हूं क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, जो 69वां संविधान संशोधन था इसके द्वारा जो दिल्ली थी, ठीक है, दिल्ली को एनसीटी में शामिल किया गया। अब ये एनसीटी क्या है? यह है नेशनल कैपिटल टेरिटरी। मतलब ये एक क्षेत्र बनाया गया और इसमें यह डिसाइड किया गया कि दिल्ली जो है एनसीटी में शामिल की जाएगी। और इससे एक ये भी प्रावधान निकल के आया कि दिल्ली में क्या होगी? विधान सभा होगी। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो वो किससे संबंधित है? एनसीटी से। मतलब दिल्ली को एनसीटी में शामिल किया गया। इसमें 69वां संविधान संशोधन में ये चीज कही गई और इससे विधानसभा का प्रावधान भी इसमें जोड़ा गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइल और फोल्डर को रीनेम करने के लिए कौन सी फंक्शन की है? ये तो स्टैटिक जीके हो गया। इसके लिए F2 फंक्शन की आती है जो विंडोज में काम करती है। ओके, अगले क्वेश्चन की प्रोसीड करते हैं और अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है रुपीज का सिंबल किसने डिजाइन किया? चलिए इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूं। जो रुपीज का सिंबल है, जो ये आप देखते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ये यूरो का होता है, ये आपका डॉलर का होता है। तो इसी तरह से कुल 5 देश हैं जिनकी अपने अपने सिंबल होते हैं। ठीक है, जैसे यूरोपियन यूनियन का यूरो होता है ना, उसी तरह से रुपया हो गया भारत का, यूरोपियन यूनियन का यूरो हो गया, डॉलर हो गया अमेरिका का, और बहुत से देश हैं जो डॉलर यूज करते हैं। तो इसी तरह से 5 देश की कुल प्रतीक है। ठीक है, 5 कुछ कुल ऐसे देश हैं जिनका अपने जो मुद्रा है उनका एक सिंबल होता है। ठीक है, उन 5 देशों में अपना भारत भी शुमार हो गया। कब? 2010 में। और ये रुपए का ये जो सिंबल आप देखते हैं, ये इसको किसने डिजाइन किया? उनका नाम था डी उदय कुमार। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि किसने डिजाइन किया और कब डिजाइन किया। ये ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। ये 2010 जो ईयर आप देख रहे हैं, ये भी पूछा गया कि इसका जो रुपीज का सिंबल है ये कब डिजाइन किया गया। तो ये भी हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2010। और ये भी पूछा गया कि जो डी उदय कुमार हैं ये किस आईआईटी के छात्र थे? तो ये थे आईआईटी बॉम्बे के। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है
कि रीड 2008 में लॉन्च हुए संयुक्त राष्ट्र प्रोग्राम रीड का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, REDD, इसका फुल फॉर्म, जो भी जितने भी फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं दोस्तों, ये फुल फॉर्म ऐसे नहीं, ये कुछ फुल फॉर्म कंप्यूटर से पूछे जा रहे हैं और कुछ जो पर्यावरण से संबंधित है उससे पूछे जा रहे हैं। ओके, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ओके गाइस, तो जैसे ये यूएन, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे ILO हो गया, और जैसे आप लोग पढ़ते होंगे कि जो FAO है जिसका हेडक्वार्टर रोम में है, उसी तरह से जो यूएन रीड है, यह भी एक तरह की यूएन की संस्था है और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक तरह की ये यूएन की संस्था है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। हाँ, ये पूछा गया कि ई गवर्नेंस पर 23वां जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ वो कहाँ हुआ? इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। और इसका डेट था, मतलब कब ये सम्मेलन हुआ था, तो ये 7 से 8 फरवरी तक चला था। 7 से 8 फरवरी 2020। ओके गाइस, चलिए आपको मैं एक एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ। ये मुंबई है, ये पूछा गया है एक बार, किस द्वीप पर स्थित है? तो ये सालसेट है, सालसेट द्वीप पर मुंबई अवस्थित है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। गरीबी निर्धारण करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? देखिए, इसका ऑप्शन तो कई हो सकते हैं, क्योंकि गरीबी निर्धारण करने के लिए कई समितियां बनाई गई समय समय के हिसाब से। तो एक हो जाएगी तेंदुलकर समिति, एक हो जाएगी लकड़वारा समिति, और एक हो जाएगी रंगराजन समिति। ये सभी समितियां गरीबी निर्धारण के लिए थी, ओके। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है उसमें, या तो तेंदुलकर आया होगा ऑप्शन में, या लकड़वारा, या रंगराजन, और ये तीनों कमेटियां गरीबी निर्धारण के लिए हैं। ओके, मैं आपको एक इसका ट्रिक बताता हूं। जैसे तेंदुलकर जी हैं, तो तेंदुलकर जी से बस इनका नाम याद रखिए, तेंदुलकर, इसी से तीनों कमेटियां निकल जाएंगी। तेंदुलकर जी बल्ले से खेलते थे, तो बल्ला किस चीज का बना होगा? लकड़ी का। और लकड़ी ऐसा तो नहीं कि बस लकड़ी का बना गया होगा, उस पर पेंटिंग की गई होगी, रंग की पुताई की गई होगी, कुछ ना कुछ, ठीक है। तो तेंदुलकर जी लकड़ी के बैट से खेलते हैं, उस पर रंग की पुताई की गई, तो लकड़ी से निकल गया लकड़वारा समिति, और रंग से निकल गया रंगराजन समिति। ओके, तो यहां से आप तीनों समितियां याद हो जाएंगी। बस तेंदुलकर जी को याद रखिए, तेंदुलकर जी, यहां से तेंदुलकर समिति आ जाएगी, यहां से लकड़वारा समिति, और यहां से रंगराजन समिति। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। देखिए, कई तरह के केमिकल फार्मूला पूछे जा रहे हैं, उनका रासायनिक नाम पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि NaHCO3 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा। और जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियसली मैं बता देता हूं। देखिए, एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि NaCO3 10H2O, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आप लोग बता ही सकते हैं क्या? धावन सोडा, धोने वाला सोडा जो होता है। एक फिटकरी का अभी हाल में पूछा गया, तो K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस, और 24H2O। उसमें देखिए ऑप्शन में क्या था, यहां पे डिफरेंस दिया था 12H2O, 10H2O, और ऐसे करके 3-4 ऑप्शन थे। तो यहां पे याद रखिएगा, यहां पे 24H2O होता है फिटकरी में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन है, IPL 2020 में पर्पल कैप किसे मिला? चलिए इसका मैं आंसर पहले डायरेक्ट बता देता हूं। ये मिला कागिसो रबाडा।
रबाडा। देखिए पर्पल कैप इनको मिला। पर्पल कैप का संबंध होता है जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है, ओके। और जो सबसे ज्यादा रन बनाता है उनको क्या मिलता है? ऑरेंज कैप। ऑरेंज कैप मिलता है किसको? जो सबसे ज्यादा रन बनाता है। और सबसे ज्यादा रन इस बार कौन बनाया था? KL राहुल, ओके। और ये IPL 2020 का कहाँ आयोजित हुआ? ये हुआ था UAE में। और अगर आपसे पूछ दे कि ICC का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी कहाँ है? UAE में। और ICC की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1909 में। ओके गाइस, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से है, 2020 में मैन बुकर प्राइज किसे मिला? तो मैन बुकर प्राइज, पहली बार मैं आंसर बता देता हूं, फिर आगे कुछ इसके इंपॉर्टेंट तथ्य बता दूंगा मैं। देखिए 2020 में जो मिला है वो मिला है डगलस स्टुअर्ट। डगलस स्टुअर्ट को किस किताब के लिए मिला था? सगी बैन, ओके। ये था मैन बुकर प्राइज जो 2020 में डगलस स्टुअर्ट को मिला। किस बुक के लिए? सगी बैन के लिए। लेकिन मैं अभी जितने मैं देखा हूं पेपर, उसमें मैन बुकर प्राइज से बहुत क्वेश्चन आए थे। जैसे एक बार पूछा गया कि मैन बुकर प्राइज सर्वप्रथम किस ईस्वी में दिया गया? जो मैन बुकर प्राइज है ये सर्वप्रथम किस ईस्वी में दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1969। और इससे रिलेटेड देखिए एक और क्वेश्चन पूछा गया कि मैन बुकर प्राइज किस भारतीय को सर्वप्रथम दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अरविंद अडिगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी था, क्यों? अभी मैं बताता हूं। कब दिया गया इनको? 2008 में। किस पुस्तक के लिए दिया गया? व्हाइट टाइगर। ये तो नाम आपने सुना ही होगा, व्हाइट टाइगर, जो अरविंद अडिगा की पुस्तक है। अब देखिए ये क्यों ट्रिकी है मैं बताता हूँ। देखिए ये तो कंप्लीटली भारत के हैं अरविंद अडिगा, लेकिन 5 ऐसे लोग हैं जो भारतीय मूल के हैं, न कि भारत के हैं, भारतीय मूल के हैं। उनको भी मैन बुकर प्राइज मिल चुका है। जैसे आपने लोगों ने नाम सुना होगा अरुंधति राय, जैसे इनकी बुक है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। उसने पूछा था कि मैन बुकर प्राइज सर्वप्रथम किस भारतीय को मिला, न कि भारतीय मूल के व्यक्ति को मिला। उसने सर्वप्रथम, ये जो अरविंद अडिगा है ये कंप्लीटली रूप से भारतीय हैं और ये लोग भारतीय मूल के थे, तो उसका आंसर हो गया अरविंद अडिगा, जो कंप्लीटली रूप से मतलब संपूर्ण रूप से क्या थे? भारतीय थे। कब मिला उनको? 2008। ये ईयर सही कर लीजिएगा दोस्तों, ये 2008 है। 2008 में व्हाइट टाइगर के लिए इनको मिला था अरविंद अडिगा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। देखिए ये एक अनएक्सपेक्टेड सा क्वेश्चन आया जो कभी मैं भी नहीं सुना था इसका नाम, लेकिन बाद में पता चल जाता है पढ़ने से। देखिए ये माथुरी नृत्य है, माथुरी डांस। इसका आंसर हो जाएगा, ये तेलंगाना में इसका प्रैक्टिस किया जाता है। और तेलंगाना में जो दो फेमस त्योहार हैं, देखिए मैं आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो 2 त्योहार हैं तेलंगाना के ही हैं। पहला है बोनालू, इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा दोस्तों। ये बोनालू त्योहार भी पूछा गया था कि बोनालू त्योहार कहां मनाया जाता है, ठीक है। और एक है बाथुकम्मा, त्योहार कहां मनाया जाता है? ये दोनों त्योहार तेलंगाना में मनाए जाते हैं। और यहाँ के CM कौन है तेलंगाना के? KCR और के चंद्रशेखर राव इनका नाम है पूरा। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर तिमिलसई सुंदरराजन। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से है, नवीन पटनायक कितनी बार मुख्यमंत्री बने? देखिए नवीन पटनायक का जो टेन्योर है जो 2000 से शुरू हुआ और 2019 में इलेक्शन हुआ था, तो ये 5वीं बार चुने गए 2019 में। कब तक के लिए? 2024 के लिए। ओके, तो नवीन पटनायक कितनी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं?
5 बार। ओके, और इनकी कौन सी पार्टी है? बीजेडी, बीजू पटनायक के नाम से, इनके पिताजी के नाम से ये पार्टी बनी थी, बीजू जनता दल। ओके, इसका पूरा नाम मैं लिख ही देता हूं, बीजू जनता दल। चलिए मैं उड़ीसा से जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन आपको बता देता हूं। ये क्वेश्चन पूछा गया कि फानी तूफान का जो असर था, मैक्सिमम असर कहां पर हुआ था? जैसे फानी तूफान आया था, फानी चक्रवात जो आया था, ये लगभग 2018 में आया था। इसका सबसे सर्वाधिक इंपैक्ट कहां पे पड़ा था? वो था उड़ीसा। हाँ, और 2 क्वेश्चन और आए थे। देखिए, एक आया था कि जो कटक है, जो कटक, तो यहाँ पे किसका जन्म हुआ था? आप लोग जानते ही होंगे, सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। और पूछा था केंद्रीय चावल अनुसंधान कहां पे है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पे स्थित है? ये तो आप लोग जानते ही होंगे कहां पे है, कटक में। और वैश्विक रूप से चावल अनुसंधान संस्थान कहां पे स्थित है? मनीला। और मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस की। ओके, और एक क्वेश्चन और जो छूट रहा है मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों, रुकिए, इरेजर है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा, लेकिन आप लोग को लिए मैं कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूं। ये भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन एनटीपीसी में आए हैं कंप्लीट क्वेश्चन में बताने वाला हूं। चलिए, एक क्वेश्चन पूछा गया, देखिए हाईकोर्ट से भी क्वेश्चन आए थे। जैसे पूछा गया कि जो उड़ीसा का हाईकोर्ट है वो कहाँ अवस्थित है? जो उड़ीसा का हाईकोर्ट है वो कहाँ है? तो वो भी कहाँ पे है? कटक में। ओके, तो ये सभी क्वेश्चन जो है वो एनटीपीसी में आ रहे हैं और इसी तरह क्वेश्चन आने वाले भी हैं। हाँ, तो और आप लोग ऐसे मत सोचिएगा कि बहुत तगड़ा क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग को स्टैटिक जीके पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर एनटीपीसी में आप लोग गुड मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आप स्टैटिक जीके पर मेरे हिसाब से ज्यादा फोकस करना चाहिए आपको लोगों को। चलिए, अगर हम लोग की मुहिम आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।